नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग सुश्रुत संहिता का आगे का पढ़ेंगे। 5वां महीना में क्या क्या होता है शरीर में। ये एम्ब्रियोलॉजी जो है ऋषि मुनि लोगों ने दिव्य दृष्टि से सब प्राप्त किया था और ज्ञान प्राप्त किया था और वो सभी को बताया। मैं डॉक्टर महेंद्र सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप कृपया पढ़ देंगे पंचमे मनः वाला षष्ठी बुद्धि। डॉक्टर महेंद्र सर सुन पा रहे हैं क्या सर मेरी आवाज? या डॉक्टर विनीता मैम आप अनम्यूट कर पा रही हैं? हाँ सर, नमस्ते। प्रणाम सर, कृपया पढ़िए सर, मैं अर्थ बताऊंगा। पंचमे मने प्रति बुद्धि तरह भवति, षष्ठे बुद्धि, सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभागे प्रक्षत तरह, नहीं, प्रव्यक्त तरह है, प्रव्यक्त तरह, प्रव्यक्त तरह, अष्टमे अस्त्रीम भवति ओजे, तत्र जातेश्च जीवन जीवेन निरोजस्त्वाद नैरृत्य तो भागत्वाच्च ततो बलिम मास ओदनम अस्मै दापयेत। नवम दशम एकादश द्वादशा नाम अन्यतमस जायते अतो अन्यथा बेकारी भवति। गर्भ का पंचम महीने में वृद्धि कर्म, 5वें महीने में मन अधिक प्रबुद्ध एवं सचेत होता है। पंच महीने में बुद्धि, षष्ठ महीने में बुद्धि प्राप्त होती है। 7वें महीने में सब अंग प्रत्यंगों की अभिव्यक्ति भली भांति होती है, अर्थात 4 शाखा, सिर और कोष्ठ, ये 6 अंग और प्रत्यंग, ग्रीवा, मूर्धा वगैरह स्पष्ट हो जाते हैं। 8वें महीने में ओज चंचल रहता है। इस महीने में बालक पैदा होने पर नैऋत्य के भाग के कारण तथा ओज धातु क्षीण रहने से जीता नहीं। इस कारण नैऋत्य को बलि देना चाहिए, जो कि मांस और भात का रहता है। नवम, दसम, 11 और 12 महीने में बालक पैदा होने से जीवित रहता है। इसके बाद यदि प्रसव ना हो तो वह बेकारी गर्भ समझा जाता है। विमर्श, बालक के आयु का निर्णय प्राय करना पड़ता है, इसलिए किस महीने में कौन सा भाग बनता है वह समझ लेना आवश्यक है। 8वें मास में आयुर्वेद के मत से ना पचने का कारण कुमार तंत्र में दिया है, तथा नैरताव भागश्च बालेषु रुष्टेण दत्त, उसी प्रकार स्त्री भवती ओजय, यह भी पाठ
अस्त्री भवती ओजः इस जगह है, और उसी के पास निरोजस्त्वात् ऐसा भी पाठ है। यहाँ निरोज का अर्थ क्षीण ओज लेना चाहिए, तब तब संगति बैठती है। चरक के मत से 8वें महीने का भी बालक जीवित रह सकता है, यदि प्रसूति के समय ओज बालक में रहे। चरक के मत में गर्भ प्रसूति काल 10वें महीने के अंत तक है। आदम मत से 7 महीने के बाद पुत्र जीवित रह सकता है। 8वें महीने में शरीर के ऊपर का स्तर एपिडर्मी लेयर पूरा बनता नहीं, इसलिए बालक का शरीर वृद्ध मनुष्य के समान बलियुक्त होता है। उसका पालन पोषण भी कठिन हो जाता है। ये भी पढ़ेंगे क्या सर? पढ़ूं सर? आप पढ़ दीजिए। बालक का उत्पत्ति क्रम। पहले दो सप्ताह में बुद्ध के आकार का होता है। तीसरे सप्ताह में हाथ, पैर और पेट का भाग तथा न्यूरल एनिमल बनता है। चौथे सप्ताह में आंख, कान, नाक बनते हैं। 5 मिलीमीटर उसकी लंबाई होती है। दूसरे महीने में 1 इंच के लगभग लंबाई होती है और मनुष्य की आकृति आती है। तीसरे महीने में 3 इंच बनता है। हड्डी बनने की क्रिया आरंभ होती है। प्रथम मधुअस्थि यानी कार्टिलेज बनती है। इसके बाद उसका खटका ओलियम संग्रह होने लगता है। चौथे महीने में 8 से 9 इंच के लगभग रहता है। 5वें महीने में 12 इंच के लगभग और 6ठे महीने में 14 इंच के लगभग रहता है। 7वें महीने में वह स्वतंत्रतया जीवित व्यतीत करता है, प्राण वायु सेवन करता है, हिलता डुलता है, बाह्य उष्णता का असर उस पर पड़ता है। 8वें महीने में उसके शरीर का ऊपरी स्तर एपिडर्म बहुत थोड़ा बनता है, इसलिए वृद्ध पुरुष के समान उसका शरीर झुर्रीदार दिखता है। 9वें महीने में वृद्धावस्था के समान रहने वाले लक्षण दूर हो जाते हैं। 10वें महीने में वह 20 इंच बढ़ता है। 5 से 7 पाउंड उसका वजन होता है। चर्म मुलायम और चिकना होता है। अंगुली, नख और अंग मजे के मतलब अच्छी तरह से बन जाते हैं। चलिए हाँ। इसका मैं अर्थ बताता हूँ, अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसा बताया है कि गर्भ में 5वें महीने में वृद्धि कैसे होती है, तो पंचमे मनः, 5वें महीने में मन की उत्पत्ति होती है और वह अधिक प्रबुद्ध होता है। 4थे महीने में भी हो रही है, दौरिदावस्था है उस टाइम पर भी, लेकिन यहाँ मन और ज्यादा प्रबुद्ध होता है और सचेत होता है। मतलब वो एक्टिविटी करने लगता है, सोचने लगता है। चिंतन विचार ऊह्यम ध्येयम संकल्पम एव च, जो मन का सब भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। 6वें महीने में बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो हमारे सर ऐसा सिखाते हैं जमदग्नि सर कि जो बच्चे डिलेड माइलस्टोन के, उनको 6 महीना दवाई देना ही पड़ चाहिए, तभी 6वें महीने में, ट्रीटमेंट के 6वें महीने में बुद्धि बढ़ेगा उसका। अगर जिन लोगों का डिलेड माइलस्टोन है या मतलब आईक्यू लेवल कम है, तो 6 महीने तक इलाज करना चाहिए। 6वें महीने में उसका बुद्धि का, और यही एप्लीकेशन बताया सर ने। 7वें महीने में सब अंग प्रत्यंगों की अभिव्यक्ति भली भांति होती है, मतलब हाथ पैर वगैरह अच्छे से निकल जाते हैं। और उसमें जैसे कि 4 शाखाएं, हाथ और पैर, सिर और कोष्ठ, ये 6 अंग प्रत्यंग, ग्रीवा, मूर्धा वगैरह स्पष्ट हो जाते हैं। 8वें महीने में ओज चंचल रहता है। तो ये ओज जो है वो कभी माता में जाता है, कभी बच्चे में जाता है, तो इसलिए उस टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इस महीने में अभी ये बालक पैदा होने पे अगर 8वें महीने में हो गया है, तो एक बाल ग्रह जो है वह आक्रांतित कर सकता है। तो नैऋत्य के भाग के कारण ऐसा बोला गया है कि ओज धातु क्षीण रहने से जीता नहीं है, नैऋत्य को बलिदान देना चाहिए। मतलब एक बाल ग्रह है, और ये बाल ग्रह कौन है, तो ऐसा बोला जाता है, ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि जब शिव जी क्रोधित हो गए थे, सती माता ने अपने आप को भस्म कर लिया। और सती माता जो थी ना, वो अपने हस्बैंड को उतना रिस्पेक्ट नहीं करती थी जितना पार्वती माता करती थी। उसकी कहानी क्या है कि सती माता जो थी ना, वो मतलब शिव जी की बात मानती थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने मना किया कि आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मत जाइए। तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वो चली गई बिना पति को माने, और जब देखती हैं कि शिव जी का कोई भी स्थान नहीं रखा गया है वहां पे, तो उन्होंने गुस्से में
अपने पति का अपमान देके खुद को भस्म कर लिया। और फिर विष्णु भगवान ने उन चक्र से, सुदर्शन चक्र से उसके 108 भाग किए, और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें गिरी। किसी कहीं पर जीव गिरा तो वहां पे ज्वाला देवी, कहीं पे अलग अलग पार्ट्स गिरे सती माता के, और वो शक्तिपीठ बन गया। कहीं योनि गिरी तो वहां पे कामाख्या देवी का मंदिर है गुवाहाटी में, वहां पे योनि गिरी। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें गिरी हैं। कहीं बाल गिरे हैं, कहीं आंखें गिरी हैं। आंखें गिरी हैं तो वहां नैना देवी का मंदिर है, तो वहां पूजा करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो शिव जी ने ये सोचा कि मतलब मैं इनको इजीली मिल गया था, इसलिए इन्होंने मुझे वो नहीं किया, मतलब मेरी बात नहीं मानी। तो वही जब पार्वती माता बन के आई तो शिव जी ने उनकी बहुत परीक्षा ली, इतना कड़ी परीक्षा ली। मतलब वो भाग गई, जिसको हरतालिका व्रत करके तीज बोलते हैं। फिर उन्होंने बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या किया। तो शिव जी इजिली नहीं मिले, उन्होंने बहुत तपस्या किया तब शिव जी मिले। तो मतलब वैल्यू रहा, मतलब ये कहने का मतलब ये है। तो ये जो अपने ग्रंथों में जो भी चीजें बताई जाती है ना, इसका कोई ना कोई महत्व रहता है। हमें उसको अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए कि कभी भी आप लोग इजीली अवेलेबल मत रहिए। इजीली अवेलेबल रहेंगे तो पेशेंट आप लोगों को उतना वैल्यू नहीं देंगे। पेशेंट को थोड़ा वेट कराइए। हाँ, जरूरतमंद है तो आप देखिए, लेकिन सभी से आप बात करेंगे तो फिर वो वैल्यू नहीं रहती है। ये हमें कुछ कुछ चीजें सीखनी चाहिए। अब यहाँ पे ओज जो है, हाँ मुझे ये बताना था कि ये नैऋत्य ग्रह क्या है। तो जब शिव जी ने इसको प्रकट किया, वीरभद्र को प्रकट किया कि दक्ष प्रजापति के जो यज्ञ है उसको आप विध्वंस करके आओ, तो वो विध्वंस करने चले तो वो शिवगण थे, क्रोध से उत्पन्न हुए थे। क्रोध से ज्वर की भी उत्पत्ति हुई है और वीरभद्र की भी उत्पत्ति हुई। तो वो जब जाने लगे ना तो उनके पीछे और भी शिवगण उत्पन्न हुए। तो जब उन्होंने पूरा यज्ञ का संहार कर दिया, सब देवताओं को पनिशमेंट दिया और दक्ष प्रजापति का गला काट दिया, तो बाद में गधे का जो है हेड, उसका ट्रांसप्लांट किया गया, अश्विनी कुमारों ने किया और गधे का बैठाया गया। तो वीरभद्र जब आए वापस तो उन्होंने शिव जी से पूछा कि अब मेरा क्या काम है, आपने मुझे उत्पन्न तो कर दिया है अपनी शक्ति से। तो उन्होंने कहा कि आप ना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बन के आप पूरी दुनिया में पसर जाओ, फैल जाओ। जो लोग भी मिथ्या आहार विहार करते हैं उनके शरीर में आप ज्वर के रूप में चले जाओ, और वही बैक्टीरिया, वायरस और ज्वर, ज्वर के साथ, ज्वर तो अलग चीज है, ये बैक्टीरिया वायरस बन के ये आ गए। ऐसा चरक संहिता में चक्रपाणी जी ने लिखा हुआ है, वो टीका पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा वीरभद्र की कहानी। तो बाकी जो शिवगण थे जो उनके साथ में गए थे, वो सेना, उनको उन्होंने पूछा अब हम क्या करें। वीरभद्र को तो भगवान ने दे दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनो। तो शिव जी ने उनको कहा कि आप लोग बाल ग्रह बन जाओ, जहां पर माता अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं। तो बच्चों में आप आक्रांतित हो, तो कुछ पुरुष ग्रह हैं और कुछ स्त्री ग्रह हैं। उसी में से एक वो बाल ग्रह अलग है, एक नैऋत नाम का भी एक ग्रह है। ये कहानी लिखी है। तो ये क्या होता है, 8वें महीने में अगर बच्चा हो जाता है, प्री मैच्योर बेबी हो जाता है, तो उसमें ओज तो स्थिर नहीं रहता है, और जहां पर भी विकृति है तो वहां पर वो बच्चे को मार देता है, ओज स्थिर न रहने की वजह से। क्योंकि ओज कभी माता के शरीर में जाता है, कभी बच्चे के शरीर में आता है। इसीलिए वो नैऋत्य ग्रह जो है, बाल ग्रह, एक तरह से वो सृष्टि को बैलेंस करने के लिए हैं। ये नहीं कि बुरे लोग हैं वो। उनको जब हमने बलिदान किया, मतलब मांस और भात अगर हमने उनको दिया, तो जो माताओं के बच्चे प्री मैच्योर होके मर जाते हैं, अगर हमने उनको दिया, दैव व्यापाश्य चिकित्सा किया, तो बच्चे जिंदा रहते हैं। और जब सुश्रुत संहिता लिखा गया था उस टाइम पे मनुष्यों की आयु बहुत अच्छी थी, खाना पीना भी अच्छा था। उस टाइम में बच्चे जो थे नवम, दशम, 11 और 12 महीने में भी पैदा होते थे। तो मतलब ये कहा गया है कि नैऋत्य को बलिदान देना है। अगर 8वें महीने में हो गया तो आप बलिदान दीजिए, वो बच जाएगा। नहीं तो 8वें महीने में तो आपको करना ही है। और इसके बाद भी प्रसव नहीं हो तो विकारी गर्भ समझा जाता है। तो और हमारे ग्रंथों में वामदेवीय प्रसव, सीजरियन को वामदेवीय, क्योंकि वामदेव की उत्पत्ति हुई थी सीजरियन से, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख है। मतलब इन ग्रंथों में नहीं, और धर्म ग्रंथों में उल्लेख है। तो सीजेरियन पहले भी होता था, लेकिन 1 करोड़ में एक इंसान को होता था, बाकी सब नॉर्मली ही डिलीवरी होता था। अब इन्होंने विमर्श में लिखा है कि बालक के आयु का निर्णय प्रायः करना पड़ता है, किस महीने में कौन सा भाग बनता है। तो ये तो एम्ब्रियोलॉजी, मॉडर्न साइंस ने भी पूरा सोनोग्राफी करके और एक्सरे करके सब देखा है। लेकिन अपने ऋषि मुनि लोगों ने दिव्य दृष्टि से सारी चीजें देखी हैं।
उनको तो और हाई टेक्नोलॉजी उनके पास थी। हम लोग दिव्य दृष्टि बोलते हैं, लेकिन उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो कुछ अलग टाइप की थी, जो आज के लोगों के पास भी नहीं है। एक देवराहा बाबा का कहानी मालूम होगा आप लोगों को। देवराहा बाबा थे, वो 850 साल तक जिए थे और बलिया में रहते थे, जंगल में। तो जब भी उनको बुलाया जाता था ना कोई मतलब पूजा पाठ या कहीं, तो वो बोलते थे आप चलो। लोग कार से जा रहे हैं, उसके पहले ही वो देवराहा बाबा वहां पे मिल जाते थे। उनको सिद्धि प्राप्त था। और एक बार तो हवन हो रहा था, तो बारिश होने लगी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने हाथ से ऐसे ऐसे हाथ किया, तो अग्नि प्रज्वलित हुई, सब जगह बाढ़ आ गया, लेकिन हवन के जगह पे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उनको सिद्धि प्राप्त थी। तो एक बार क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, और फिर इंदिरा गांधी हार गई। तो और मोरारजी देसाई या कोई तो जीत गए। तो इंदिरा गांधी उनके पास गई कि अब मैं क्या करूं, मैं तो हार गई। तो उन्होंने हाथ से ऐसे आशीर्वाद दिया कि आपका सब अच्छा हो। तो इंदिरा गांधी ने उसी का पंजे का फिर निशान बना दिया। कांग्रेस का जो चिन्ह है आज, पंजा है, पंजा। तो वो क्यों है? क्योंकि देवराहा बाबा ने आशीर्वाद दिया था। तब इंदिरा गांधी ने फिर से राज किया इस देश पे। तो ये कुछ सिद्धियां रहती हैं, जो भी चीजें हैं ना, प्रत्यक्षम अल्पम अप्रत्यक्षम बहुलम, ऐसे जो बोला जाता है। तो ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने हर चीज देखी है। उनको हर चीज मालूम है, वात पित्त कफ कैसा है। वनस्पतियां उनसे बात करती थी, पहाड़ नदी समुद्र सब बात करते थे उनसे। तो उन्होंने ये देख के बताया कि कौन सा भाग गर्भ में कौन सा उत्पन्न होता है। 8वें मास में आयुर्वेद के मत से न बचने के कारण कुमार तंत्र में दिया है। कुमार तंत्र नाम का ग्रंथ पहले के जमाने में था, आज नहीं है। आज कश्यप संहिता है। कश्यप संहिता का भी कुछ ही भाग बचा हुआ है, लेकिन कुमार तंत्र नाम का एक अलग ग्रंथ था, उसमें था कि यथा नैरित्राय भागस्य बालेषु रुद्रेण दत्ता। नैरित्र जो नैरित्र के लिए अगर हमने भाग कुछ दिया, जैसे मांस और भात चावल वगैरह दिया, दही तिल वगैरह खाने के लिए दिया, तो बालकों में ये रुद्र का गण है, उसको जब दे दिया तो वो बच जाता है। उसी प्रकार स्त्री भवती ओजः, मतलब स्थिर हो जाता है ओज। और अस्थिरी भवती ओजः ये भी बताया गया है, क्योंकि 8वें महीने में ओज, अगर हमने ये रुद्र का भाग दिया, मतलब नैऋत्य का भाग दिया, तो बच्चे का ओज स्थिर रह जाएगा। और नहीं दिया तो अस्थिर ओज की वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है, प्री मैच्योर बेबी का ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे निरोज का मतलब है क्षीण ओज लेना चाहिए, यह संगति बैठती है। चरक संहिता में क्या बोला है? 8वें महीने का बालक भी जीवित रह सकता है, यदि प्रस्तुति के समय ओज बालक में रहे तो। अगर वो माता में ओज चला गया है, तो फिर बचना मुश्किल है, लेकिन अगर बालक में रहे, ओज तो आते जाते रहता है, तो अगर बालक में रहे तो जीवित रहता है। चरक के मत से गर्भ प्रसूति काल 10वें महीने के अंत तक है, मतलब 10 महीने तक रह सकता है। 10वें महीने में डिलीवरी होती थी उस जमाने में। आधुनिक मत से 7 महीने के बाद पुत्र जीवित रह सकता है। 8वें महीने अभी क्यों रह सकता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि हम सोनोग्राफी करके और फिर वो सारा प्लान करके सीजरियन का, ये सब की वजह से 7वें महीने में फिर उसको इंटुबेट करते हैं। आईसीसी जो बच्चों का रहता है, उसके हिसाब से, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से बच्चा जीवित रह सकता है। पहले के जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए बच्चे जीवित नहीं रहते थे। आज हम अच्छे से रख सकते हैं प्री मैच्योर बेबी को भी। 8वें महीने में शरीर के ऊपर का स्तर एपिडर्मिक लेयर पूरा बनता नहीं है, इसलिए बालक का शरीर वृद्ध मनुष्य के समान बलयुक्त होता है, उसका पालन पोषण भी कठिन हो जाता है। ऐसा उस जमाने के हिसाब से बताया। बालक का उत्पत्ति क्रम बताया कि पहले 2 सप्ताह में बुदबुद के आकार का होता है। तीसरे सप्ताह में हाथ पैर और पेट का भाग न्यूरल कैनाल बनता है। ये हमने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा है, जिसको इंटरेस्ट है वो एम्ब्रियोलॉजी पढ़े, उसमें सब दिया है। चौथे सप्ताह में आंख कान नाक बनते हैं। 5 मिलीमीटर उसकी लंबाई होती है। दूसरे महीने में 1 इंच की लगभग लंबाई होती है, मनुष्य की आकृति आती है। तीसरे महीने में 3 इंच बढ़ता है, हड्डी बनने की क्रिया आरंभ होती है। प्रथम मृदु अस्थि कार्टिलेज बनता है, उसके बाद कैल्शियम संग्रह होने लगते हैं। चौथे महीने में 8-9 इंच के लगभग बढ़ता है। 5वें महीने में 12 इंच के लगभग बढ़ता है। 6वें महीने में 14 इंच के लगभग बढ़ता है। 7वें महीने में वो स्वतंत्रता जीवन व्यतीत करता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको खुद समझ आता है। हाथ पैर हिलाना जो भी है, वो पूरा इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाता है। प्राणवायु का सेवन करता है, हिलता डुलता है, और वो भी अम्बलिकल कॉर्ड से उसको ऑक्सीजन मिलता है ब्लड के थ्रू। बाह्य उष्णता का असर उस पर पड़ता है। अगर माता का शरीर गर्म है तो उसको भी हीट लगेगा। माता अगर एसी में बैठी है तो उसको भी ठंडी लगेगी। 8वें महीने में उसके शरीर का ऊपरी स्तर एपिडर्मिक बहुत थोड़ा सा बनता है,
इसलिए वृद्ध पुरुष के समान उसका शरीर झुर्रीदार दिखता है। ये सब नए नए टेक्नोलॉजी से पूरा स्किन वगैरह पढ़ा गया है, स्टडी किया गया है, इसलिए पता चला है। 9वें महीने में वृद्धावस्था के समान रहने वाले लक्षण दूर हो जाते हैं। 10वें महीने में वह 20 इंच बढ़ता है। 5 से 7 पाउंड उसका वजन होता है। चर्म मुलायम और चिकना होता है। अंगुली, नख और अंगुष्ठ मजे से बनते हैं, मतलब अच्छे से बनने लगते हैं। डॉक्टर कंचन मैम, आपने अपनी बेटी का बुक पढ़ा है एम्ब्रियोलॉजी? उनको एमबीबीएस में ये सब था, आपने पढ़ा है? न्यूरल क्या नाम होता है? नहीं सर, अभी ये साल आएगा शायद सब्जेक्ट। गायनेक का अभी नहीं स्टार्ट हुआ ना। अच्छा, जब वो पढ़ेंगी तो उनको इधर लेके आइएगा। उन्होंने क्या पढ़ा है हमको भी बताएंगी वो। जी सर, जी सर आप सर चरक की बात सही है, क्योंकि चरक के हिसाब से अपन जो देखते हैं 8वें महीने में बच्चे कई बार बच जाते हैं और कई बार एक्सपायर हो जाते हैं। जी तो प्रैक्टिकल में अपन देखते हैं तो 8वें महीने में जो बच्चा पैदा होता है वो जी कई बार तो बच जाते हैं और कई बार एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसका वही है कि वो जो ओज यदि माता में चला गया तो एक्सपायर हो जाएगा, यदि बच्चे में रह गया तो जीवित। वो चरक की बात सही है बजाय इनके सुश्रुत संहिता के। ये तो कंफर्म कह रहे हैं कि उसको यदि अपन ने नैऋत्य नहीं दिया तो वो एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन नैऋत्य का जो अपन गांव के लोग जानते भी नहीं कि नैऋत्य देना है या नहीं देना है, और उसके बाद भी 8वें महीने में बच्चा कई बार बच जाता है। जी। अंजना मैडम से पूछते हैं। अंजना मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस है? 8वें महीने में बच्चे बचते हैं कि कैसा रहता है? 7वां महीना तो प्री मैच्योर रहता है। अंजना मैम, आपका एक्सपीरियंस बताइए प्लीज। नमस्कार सर, सभी लोग को नमस्कार। जी सर। सर ऐसा जो हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं तो शास्त्रों की बात हमेशा तो हम लोग मानते ही हैं कि आप्त वाक्य है और उन वाक्यों को हम लोग गलत नहीं कह सकते। लेकिन इस समय की जो हमारे साथ जैसे एनआईसीयू और इस तरह की जो हमारे पास व्यवस्थाएं रहती हैं कि अधिकतर अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं, प्रॉपर चेकअप पे आते हैं, एनसी उनकी अच्छी होती है, तो मुझे लगता है कि 99% केसेस तो हमारे प्रीमेच्योर लेवल में नहीं जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसा केस आता है या किसी के साथ ऐसी इमरजेंसी होती है, कोई अनबुक्ड केस होता भी है और उसको लगता है 34 वीक में, 32 वीक के बाद में कभी अगर पेन आने लगे या वो लेबर पेन में एंटर कर गए या समटाइम्स उसको निकालना पड़ जाता है, या प्लेसेंटा प्रीविया का केस हो जाता है या ब्लीडिंग हो जाती है, रप्चर प्लेसेंटा हो जाता है। इस तरह के अगर केसेस जब आने लगते हैं या तो उसमें फिर क्या होता है कि डिपेंड करता है कि बच्चे का जो ग्रोथ है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसकी जो IUGR में तो बच्चा नहीं है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो अकॉर्डिंगली है। और उसके अलावा भी कुछ और चीजें फैक्टर्स होते हैं कि समटाइम्स उसको टॉर्च इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं था या बहुत सीवियर किसी इन्फेक्शन से, या कभी कभी PRO जिसे कहते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बहुत पहले से हो गई थी और सीवियर इन्फेक्शन हो गया था बेबी को। तो ये सारी कंडीशंस में हमने जो अभी तक देखा है, हम लगता है कि अगर उसको सही समय पे सही जगह पे और सही NICU में उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है तो अधिकतर बेबी को हम लोग अब बचा ले पाते हैं। लेकिन ये था कि जब हमारे पास इतने अच्छे साइंटिफिक और NICUs नहीं थे और उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, या आज से 20 या 30 साल पहले जब हम लखनऊ कॉलेज में BMS कर रहे थे, उस समय अगर इस तरह की डिलीवरीज होती थी, 8 मंथ में बच्चे होते थे, तो जो उसकी नियोनेटल डेथ रेट था वो ज्यादा था। अब वो धीरे धीरे जो है चाहे अवेयरनेस से डॉक्टर के, पेशेंट के और हेल्थ के कारण भी वो काफी कुछ कम हुआ है। तो मेरा मानना है कि आप वाक्य को तो हम मान के चलेंगे ही, और 99% क्या 100% हम यही चाहेंगे कि सम फुल टर्म ही डिलीवरी हो, किसी भी पेशेंट को कभी भी प्री टर्म डिलीवरी ना हो। लेकिन जो अगर हम रेशियो देखेंगे या हम आर्टिकल्स भी देखेंगे और हम पिछली बार से अब तक का कंपैरिजन भी देखेंगे तो ये 8 मंथ में अगर डिलीवरी होने वाले बच्चों के जो डेथ रेट है वो पहले से काफी कम। और इसमें बोला है कि 12 महीने के बाद होता है बच्चा, तो ये अभी पॉसिबल है क्या आज के जमाने में? नहीं सर, ये नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है सर। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो डेट का मान लेते हैं कि हमारे पास, जैसे हम अभी भी देखते हैं कि जो LMP को हम मेन मानते हैं कि LMP से ही हम डेट को काउंट करते हैं। तो LMP के हिसाब से भी देख लें, और कुछ हमारे जैसे लोग आते हैं, कुछ लोग चांद के हिसाब से काउंट करते हैं, मतलब हिंदी दिनों के। कुछ लोग का अलग होता है, रमजान वाले लोग जो रमजान वगैरह रखते हैं उन लोग का, उनका एक अलग काउंटिंग होती है, एक हमारी काउंटिंग होती है, एक हम इंग्लिश महीने से। तो कहीं ना कहीं कैलेंडर में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, 3 या 4 तरह के कैलेंडर चलते हैं,
तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको जो है डिफरेंशिएशन मिल जाता है। तो मेरा यही मानना है कि अगर हम 28 डेज के हिसाब से चलते हैं तो वो हमारा जो पीरियड होता है या जो समय होता है वो 280 डेज तक माना ही जाता है। और अगर 280 डेज के बाद जा रहा है तो बहुत बहुत 90 डेज, इसके बाद अगर वो जैसे उन्होंने कहा है कि 10 महीना 10 महीना तक तो शायद ही मतलब कहना चाहिए कि वो पोस्ट डेटेड हो जाएगा, पोस्ट मेच्योरिटी हो जाएगा और उसमें फिर जो है बेबी हमारे हाथ से निकल जाता है। तो ये तो कुछ चीजें हैं, जैसे कि रक्त गुल्म के बारे में भी बताया है कि रक्त गुल्म को 10 मास तक हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि उस समय शायद कुछ ऐसा रहा हो कि गर्भ के साथ कभी कभी प्रेगनेंसी बनती हो, सॉरी मतलब प्रेगनेंसी के साथ साथ कभी कभी गुल्म बन जाता हो, जो कि कभी कभी आज भी होता है कि उसमें मदर प्रेगनेंसी के साथ साथ प्रेगनेंसी मदर मदर भी होता है और प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू करती है। तो ऐसे केसेस में कहीं कहीं उनके उनके जो वर्णन आए हो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये है कि एक जो समय सीमा है, समय सीमा पे हमें बहुत कंसंट्रेट होना होता है कि अगर हमारा पेशेंट 38 वीक के बाद आगे जा रहा है तो उसको क्लोज मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना है, और कार्डियोटोमोग्राफी मतलब उसकी फीटल हार्ट रेट पे, उसकी मूवमेंट्स पे, उसकी एक्टिविटीज पे और उस गर्भिणी स्त्री पे हमें बहुत कंसंट्रेट होना होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं मान सकते हम कि हम उसको जो है 10 माह तक ले जाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि हम फ्री टर्म में हमारे पास कंडीशंस हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हम बेबी की केयर कर पा रहे हैं, लेकिन कभी चाहेंगे नहीं कि वो प्रीटर्म डिलीवरी हो। मैडम अपन को जो मॉडर्न में माना है कि 340 दिन का जो बच्चा होता है वो जायज माना, 360 दिन का यदि कोई बेबी है तो उसको न्यायालय ने भी नाजायज करार दिया है। सर जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है ना, क्या हाँ ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो हम लोग आज से नहीं देख रहे हैं, हम लोग तो लग रहा है 90 से हम लोग डिलीवरी देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, क्योंकि 4th ईयर से हम लोग ने लखनऊ कॉलेज में हमारे यहाँ बहुत डिलीवरीज होती थी, और 4th ईयर से हमने केस देखा है, और ये जनरली हमने यही देखा है कि ऑलमोस्ट जो है वो 40 वीक के बाद भी जब भी डिलीवरी होती है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं सफर कर सकता है, कर जाता है, कभी भी कोने में स्टैंड हो जाता है, कभी कभी उसको इस तरह से ऑलिगोहाइड्रोएमरोस इतना जबरदस्त हो जाता है, कभी कभी उसका जो मेंटल डेवलपमेंट भी गड़बड़ हो जाता है। और एक बात और भी होती है कि अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे, तो जितने कंजेनाइटल एनोमली के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा पोस्ट मैच्योरिटी में चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि अगर फुल टर्म डिलीवरी के बाद अगर वो उसको पेन नहीं आ रहे हैं तो इंडक्शन ऑफ लेबर, हम लोग ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर पे आते हैं, और अगर उसके बाद भी अगर आपने प्रॉपर उसकी जांच वगैरह नहीं होती है तो समटाइम्स अल्ट्रासोनोग्राफी से, या कुछ पेशेंट होती है जो थोड़ा सा इंटीरियर से आती हैं, या यूएसजी की भी, जैसे आजकल हम लोग 3 तरह की यूएसजी होने लगी है, एंटी स्कैन हम पहले ही कराते हैं, फिर टाइप 2 कराते हैं, उसके बाद हम लोग बायोफिजिकल प्रोफाइल कराते हैं, 3 ट्राइमेस्टर में 3 तरह का कराते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी उसमें भी इतना सब कराने के बाद भी किसी में एक आध चीज ऐसी रह जाती है या कंजेनिटल एनोमली मिल जाती है, ऐसे पेशेंट भी प्रोलॉन्ग या पोस्ट मैच्योरिटी में चले जाते हैं। तो इन सब चीजों पे अब समय बहुत बदलता जा रहा है, और इस पे हमें बहुत ज्यादा कि हर बच्चा बहुत जरूरी है और स्वस्थ बच्चा ही जरूरी है। तो हमारा जो राष्ट्र है वो अगर स्वस्थ रहेगा, एक भी बच्चा बीमार पड़ता है घर में, तो उस घर से वो घर, वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र बहुत पीछे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इंट्रायूटराइन की बात आती है, या इंट्रायूटराइन फिटल ग्रोथ की बात आती है, इंट्रायूटराइन एग्जाम उसकी बात आती है कि बच्चा किस तरह से ग्रोथ ले, जैसे हमारे आचार्यों ने इतना अच्छे से वर्णन किया है। इसमें इसी में एक बात ये भी कहना चाह रही थी कि आचार्य हारित का भी सर बीच बीच में अगर हम थोड़ा थोड़ा ऐड करें, क्योंकि ठीक है। आचार्य हारित ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, डिटेल वर्णन किया है, और बहुत उसका जो है वो मॉडर्न की जो एम्ब्रियोलॉजी है उससे बहुत कोरिलेट करता है, तो वो और अच्छा लगेगा। जी सर, हाँ, मेरे पास है हारित संहिता, वो भी मैं लाऊंगा कल से। थोड़ा ऐड करिए सर। जी सर। हाँ, आप इतना अच्छा बोलिए अंजना मैम की, लग रहा है कि आपसे सुनते रहें सुनते रहें, इतना बढ़िया बता। प्रैक्टिकल में अपन थैंक 9.5 साल 9.5 महीने का बच्चा तो देखते हैं अपन प्रैक्टिकल में। मेरे खुद की बेटी है जो वो करीबन 9.5 महीने के आसपास ही हुई थी, और 9.5 महीने के बच्चे तो अपन प्रैक्टिकल में बहुत सारे देखे हैं उस समय, तो क्योंकि उसका जन्म 92 का है। तो वही तो उसको गिनती है ना, अगर अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो 40 वीक 41 वीक पे आ जाएगा ना।
वही तो बात हो रही है। उसको हम लोग आजकल वीक्स में ज्यादा गिनते हैं, आजकल मंथ में नहीं गिना जाता। आजकल तो डेज में आ गया है, पहले डेज में है, उसके बाद वीक में है, तब फिर मंथ की बात होती है सर, ना। तो डेज में काउंट करना सबसे जरूरी हो गया है कि हर डे जो होता है गेस्टेशनल डेज का इम्पोर्टेंट होता है। जी सर, आपकी बात सही है। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने अंजना मैम। अभी 29 नंबर, अच्छा इसका टीका भी पढ़ना है हमें, इसका हम टीका पढ़ते हैं, 1 मिनट। चलिए महेंद्र सर, आप टीका पढ़ेंगे प्लीज। हाँ सर। पंचमी इति प्रतिबुद्धकरम जागत त्रिस अर्थ है। अष्टमी इति ओज अशेष धातु धाम हृदय स्थितम नैऋत भागत्वात् रंजय सामत रक्ष सामशस्त्वात्। वक्ष सामस्तत्वात् नैऋत्याय भागश्च वा तेषु रुद्रेण दत्ते इति कुमार तंत्रे प्रतिपादितम्। ततः अस्मात् कारण अष्टमे मासी असई नैऋत्याय बलि दापियेत्। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया पढ़ा आपने। पंचमे इति से ये श्लोक की शुरुआत की गई है। प्रतिबुद्धितरम जागृति अर्थ, मतलब प्रतिबुद्धितर जब होता है 6वें महीने में, तो उसकी होश आता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसको पता चलता है कि मैं गर्भ हूँ। बच्चे को ये समझ आता है कि जैसे हम लोग जन्म लेने के बाद भी हमें बहुत सारी बातें हम नहीं होते, एक समय ऐसा आता है कि हम सब कुछ समझने लगते हैं। वैसे ही गर्भावस्था में भी पंचमे मना है, ठीक है, लेकिन वो सुप्त रूप में है मन। जब बुद्धि का हो जाता है तो बुद्धि उहापोह करता है, क्या सही है क्या गलत है, अच्छा है बुरा है, क्या मुझे चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्यों मैं आया हूं, ये सब बुद्धि के वजह से ही होता है। तो वो जागृति, मतलब वो जाग जाता है एक तरह से बच्चा। कहाँ पे? गर्भ में, 6वें महीने में। अष्टमे इति, अष्टमे मतलब ये बता रहे हैं कि 8वें महीने में ओज अशेष धातु धाम हृदय स्थितम। जो ओज है वो पर ओज हृदय में रहता है, अपर ओज पूरे बॉडी में रहता है। तो यहाँ पे हृदय स्थितम, अपर ओज धातुओं का जो सार भाग है वो ओज वहां पे रहता है। लेकिन ये ओज जो है वो माता के शरीर में और बच्चे के शरीर में आते रहता है, आते जाते रहता है। नैरित्र भागत्वात्, नैरित्र जो रुद्रगण है उसका भाग निकालना बहुत जरूरी है। रक्षसाम माशत्वात्, नैरित्र भागस्व तेषु रुद्रेण दत्ता, मतलब कुमार तंत्र नाम का जो ग्रंथ था पहले जमाने में, उसमें प्रतिपादित किया गया है कि नैरित्र का भाग कुछ बलि देना जरूरी है माता के हाथ से, जिससे ये होगा कि नैऋत्य ग्रह जो है वो शांत हो जाएगा और बच्चे को अटैक नहीं करेगा और ना माँ को अटैक करेगा। जब ये आईसीसीयू वगैरह नहीं होता था बच्चों के लिए, तो उस जमाने में ये देना बहुत जरूरी होता था और हर वैद्य कराते थे कि 8वें महीने में जन्म ना हो जाए। अगर जन्म हो गया तो अगर ओज नहीं रहेगा तो मृत्यु हो जाएगी, माता का ओज नहीं रहेगा तो बच्चा जीवित रहेगा, माँ मर जाएगी। इसलिए ये कहा जाता था दैव अवश्य चिकित्सा। ततस्तस्मात् कारणात् अष्टमे मासे अस्मे नृत्यं बलिं दावे, इसलिए उस कारण की वजह से 8वें महीने में हम लोग नैऋत्य के लिए बलिम दापे, बलि देते हैं। तो बलि जो जैसे हम लोग श्राद्ध में करते हैं या बलि देते हैं, तो जो नैऋत्य ग्रह हैं, सूक्ष्म चीजें जो दिखाई नहीं दे रही हैं, वो आते हैं और वो खा के और शांत होके चले जाते हैं। और वो नहीं देंगे तो फिर वो बच्चे पे अटैक करेंगे। तो कहाँ पर ओज नहीं है वो देखेंगे और बच्चे को मार सकते हैं, ऐसा है। अब इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी कुछ होगा कि कौन से ग्रह हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं और वो किस तरह से अटैक करते हैं, इस पे अभी और रिसर्च की बात है, वो हम करेंगे बाद में कभी। मतलब अगर वो टेक्नोलॉजी आ गई कि हम ग्रहों को देख पाए, ये मतलब इस तरह के ग्रह, नैऋत्य ग्रह, बाल ग्रह, स्कंद ग्रह, स्कंदापस्मार, और ऐसे बहुत सारे ग्रह बताए हैं, बाल ग्रह, स्त्री ग्रह और पुरुष ग्रह बहुत सारे, रेवती पुतना वगैरह जो बताए, तो उनको भी जानने का टेक्नोलॉजी होगा तो फिर। लेकिन वो मॉडर्न वाले तो मानते नहीं है सब चीजें, लेकिन कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी है जो बच्चे को अटैक करती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 29 नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? विनीता मैम, कंचन मैम, कोई पढ़िए। ये उपस्नेह न्याय से कैसे बच्चे को नाभि नाल से पोषण होता है ये बताए। ये सब आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। जी सर।
मातस्तु खलु रसवहायां नाडिन्यां गर्भनाभिनाली प्रतिबद्धा सा अस्य मातुर आहार सवीर्य अभि वपति तेनो उप एक सेकंड सर बड़ा तेनो उपस्नेह न अस्य अभि वृद्धि भवति असंजातांग प्रत्यंग विभागम तो गर्भ निषेकात असंजाता अंग प्रत्यंग प्रविभाग गमानिषेकात पाठ भेद प्रवृत्ति सर्व शरीराव अवयव अनुसारण रसवहानम त्र्यग्तानम धमती न उपस्नेह जीव्यते। गर्भ का पोषण प्रकार। माता के रसवहन नाड़ी में गर्भ की नाड़ी लगी रहती है। वह नाड़ी माता के आहार रस के वीर्य को गर्भ के लिए पहुंचाती है। उसी उपस्नेह से गर्भ की वृद्धि होती है। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब गर्भ नाड़ी बहती ही नहीं तब तक गर्भ का पोषण कैसे होता रहता है। इसके लिए बताते हैं कि गर्भोत्पत्ति के लिए जब शुक्र का निषेक गर्भाशय में पतन होता है तब वे शुक्र कीटाणु शोणित डिंब के साथ मिलकर गर्भ को पैदा करने लगते हैं। इस गर्भ का पोषण होना आवश्यक है जो कि सब अंग प्रत्यंगों से हीन होता है। ऐसी अवस्था में गर्भ नाड़ी न रहते हुए भी केदारी कुल्या के अनुसार तिरछे जाने वाले सर्व शरीर के अवयवों का अनुसरण करने वाली रसों को ले जाने वाली धमनियों का स्वल्प सार गर्भ को जीवन रस देता है। हाँ, आपको क्या समझा ये चीज? सर इसमें ये है कि प्लासेंटा फॉर्मेशन और ये अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन के पहले कैसे पोषण होता है, यही है ना? बताइए। जी सर। जब तो अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाती है, गर्भ नाड़ी बन जाती है, उससे पोषण मिलता है। लेकिन उससे पहले जब शुक्र और शोणित के मिलने से डिंब बनता है तो जो हमारे शरीर में रस वह धमनियां होती हैं उनके अल्प सार से ही केदारी कुल्या न्याय से मतलब तिरछे तिरछे जाते हुए वो गर्भ को पोषण मिलता है। तो वो गर्भ का पोषण कैसे हो रहा है? एंडोमेट्रियम लेयर से हो रहा है कि मायोमेट्रियम से हो रहा है? किससे हो रहा है? मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से ही हो रहा है ना? एंडोमेट्रियम से होगा सर। एंडोमेट्रियम के बाहर मायोमेट्रियम होती है, फिर इसके बाहर एक और होती है पायोमेट्रियम होती है। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, ऐसे तीन होते हैं ना शायद। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक और पेरीमेट्रियम पेरीमेट्रियम पेरीमेट्रियम। हाँ, तो ये एंडोमेट्रियम लेयर से ही पोषण हो रहा है। जी, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। केदार कुल्या न्याय कितना सूक्ष्म अभ्यास है कि जैसे हम खेत को पटाते हैं, खेत को हम इरिगेट कर रहे हैं, तो कैसे होता है कि एक नाली है, वहां पहले पानी जा रहा है, तो वहां से साइड से फिर दूसरे को जा रहा है, फिर तीसरे को जा रहा है। तो एक केदार कुल्या न्याय, इससे धीरे धीरे पोषण होते जा रहे हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा आपने विनीता मैम। थैंक इसकी यू विमर्श हो रहा सर, क्या सर? विमर्श हो रहा है इसका विमर्श। विमर्श तो आप करिए सर, आप बताइए। नहीं, इसका इसमें इसमें ही है आपके, इसमें विमर्श। अच्छा, विमर्श है। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने अभी देखिए। हाँ विनीता मैम पढ़िए आप। गर्भ नाड़ी होने से सर। विमर्श। गर्भ नाड़ी होने के पहले गर्भाशय की धमनियों द्वारा गर्भ का पोषण होता है। पश्चात गर्भ नाड़ी से पोषण होता है। जैसे तड़ाक के किनारे वृक्षों के लिए तड़ाक का जल अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि का कारण होता है, वैसे ही गर्भ का पोषण अप्रत्यक्षतया धमनियों द्वारा होता है। गर्भ का पोषण क्रम न्यूट्रिशन ऑफ द ओवम एक स्वतंत्र वृत्ति और दूसरी परतंत्र वृत्ति होती है। स्वतंत्र वृत्ति वह है जब अंड के स्वरूप में गर्भ रहता है, तब तक वह स्वकीय शरीर में रहने वाले योग भाग पर जीवन चलाता है। पश्चात अपरा का आश्रय लेकर के वह माता के शोणित से अपना जीवन क्रम चलाता है। यह परतंत्र वृत्ति जीवन क्रम हुआ। चरक के शारीर स्थान छठे अध्याय 23 में गद्य में गर्भ का पोषण क्रम दिया है, जिसका भावार्थ निम्नलिखित है। भूख प्यासहीन गर्भ माता के आश्रय से तथा उसके उपस्नेह और उपस्वेद से बढ़ता है। उपस्नेह रोमकूपों के मार्गों से बल और वर्ण उत्पन्न करता है। वह उपस्नेह माता का पोषण करता है और गर्भ की वृद्धि करता है और स्तन्य भी बढ़ाता है। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि स्नेह नहीं बोला है, उपस्नेह एक अलग नाम दिया है कि, और स्नेह शब्द है मतलब उसी में न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्नेह के रूप में जा रहे हैं, वहां पे स्निग्धता भी लेके जा रहे हैं
और वो पोषण भी लेके जा रहे हैं, इस तरह का हो रहा है। सर ये धातु उपधातु की तरह ही है ना, जैसे धातु की उपधातु होती है वैसे स्नेह से हाँ उपस्नेह। बराबर। तो हम लोग इसलिए तो पूरे महीने जो है मासानुमासी खाने में दूध और घी खिलाते हैं। अगर वो घी और दूध नहीं खाएगी तो बच्चे का फिर नरिशमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। माँ फिर पूरा सूख जाएगी, बात के विकार हो जाएंगे, माँ को हो जाएंगे, क्योंकि पूरा स्नेह खींचा जा रहा है पूरा बच्चे की तरफ से ग्रोथ। इसलिए आयुर्वेद में को समझना चाहिए कि हर महीने में डाइट बोला है, क्या खाना है क्या नहीं, जीवनीय गण के द्रव्य वगैरह सब बताया है। इस पे रिसर्च भी होना चाहिए और ये सभी को सिखाना चाहिए आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में। जी डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? सर इसमें आगे उसमें दिया है, क्योंकि ओपिसनिया जो है इसका इसका आपको जो सप्लाई बताई गई है बच्चे के लिए, उसमें दो तरह से बताई गई है, गर्भ का ओपिसनिया और एक गर्भ की नाड़ी। तो गर्भ की नाड़ी तो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसको तो सभी जानते ही हैं। अब उसका जो निर्माण होता है वो किस तरह से होता है उसके बारे में डिटेल पर अलग से है। ये गर्भ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए माता के रक्त और जो प्लेसेंटा होता है उस पर निर्भर रहता है, परंतु फिर भी ये एक शरीर क्रिया संबंधी स्वतंत्र रचना है। जिस वस्तु की इसे आवश्यकता होती है उसे माता की आवश्यकताओं की चिंता ना करते हुए ग्रहण कर लेता है, जैसे कैल्शियम आदि। गर्भ नाड़ी या प्रीमम गर्भ और अपराग के परस्पर जोड़ती है। इसका निर्माण एपिथेलियम और व्हाइटनेस जेली के द्वारा और ब्लड वेसल्स और अम्बिलिका वेसल्स और अल्टरनेस से होता है। इसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक होती है, 6 फुट तक, और गर्भ से चिपटी हुई होती है। यही है सर इसके बारे में। जी बहुत बढ़िया। तो अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें पूछा गया था कि गर्भ में पहले क्या बनता है। कोई बोलता है सिर बनता है, कोई बोलता है हाथ इंद्रिय बनते हैं, कोई बोलता है पैर बनता है। अलग अलग एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, चरक संहिता में भी हमने शारीरस्थान में पढ़ा है, उसी का यहाँ पे वर्णन है। टीका जो है इसके साथ में टीका है, इसलिए इसको भी कंप्लीट करके फिर साथ में टीका पढ़ेंगे। आप लोग वीना मैम आप पढ़ेंगी गर्भस्य खलु संभवतः, ये वाला पढ़िए। गर्भस्य खलु सम्भवतः पूर्वशिरः सम्भवति आह शौनकः। शिरामूलत्वात् प्रधानेन्द्रियाणां हृदयम् इति कृतवीर्यः। बुद्धेः मनसस्य स्थानत्वात् नाभिः इति पराशरः। ततो हि वर्धते देहो देहिनः। पाषा ऋषि बोलते हैं कि नाभि होती है अपना अपना, मार्कंडेय जी बोलते हैं कि हाथ पैर की उत्पत्ति हुई है। पढ़िए आप, पाणिपाद में थी। पाणिपादम् इति मार्कण्डेयः। तन्मूलत्वाच्चेष्टया गर्भस्य मध्यशरीरम् इति सुभूति गौतमः। तन्निबद्धत्वात् सर्वगात्र संभवात् अस्य तत्तु न सम्यक्। सर्वांग प्रत्यंगानि युगपत् संभवन्ति इति आह धन्वन्तरिः। गर्भस्य सूक्ष्मत्वान् उपलभ्यन्ते वंशाङ्कुरवच्च च्यूतफलवच्च तद् यथा च्यूतफले परिपक्वे केशरमांसास्ति मज्जानः पृथक् पृथक् दृश्यन्ते। कालप्रकर्षणात् तान्येव तरुणे नोपलभ्यन्ते सूक्ष्मत्वात्। तेषां सूक्ष्माणां केशरादीनां कालः प्रव्यक्तातां करोति। एतेनैव वंशाङ्कुरोऽपि व्याख्यातः। एवं गर्भस्य तारुण्ये सर्वेषु अङ्गप्रत्यङ्गेषु सत्त्वपि सौक्ष्म्याद् उपलब्धि तान्येव सूक्ष्म्याद् अनुपलब्धि सौक्ष्म्याद् अनुपलब्धि तान्येव कालप्रकर्षात् प्रव्यक्तानि भवन्ति। जी हिंदी वाला पढ़िए। हाँ पढ़ती हूँ सर। शौनक मुनि का मत है कि उत्पन्न होने वाले गर्भ का प्रथम शीर उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रधान इंद्रिय कान नाक चक्षु जिह्वा इत्यादि का निवास स्थान शीर ही है। कृतवीर्य मुनि का मत है कि बुद्धि और मन का स्थान हृदय है और उसकी प्रथम उत्पत्ति होती है। पराशर मुनि का कहना है कि
प्रथम नाभि उत्पन्न होती है क्योंकि उसी से प्राणी के शरीर की वृद्धि होती है। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि प्रथम हाथ और पैर पैदा होते हैं क्योंकि गर्भ की चेष्टा उन पर निर्भर रहती है। अभी देखिए, एक ही चीज को उन्होंने अलग अलग वे से देखा है। सब साइंटिस्ट लोग हैं, ऋषि मुनि, सबका अपना अपना मत है जिस तरह से उन्होंने समझा है। और ये एक एक बात है, ऐसे ही नहीं सोचना चाहिए। इस पे रिसर्च हो सकता है बहुत ज्यादा, कि अगर जैसे नाभि उत्पन्न हो रहा है, ये बोल रहे हैं शरीर की वृद्धि हो रही है, तो हम कभी नाभि में कोई मेडिसिन डाले तो शरीर की वृद्धि होगी क्या? मतलब इस तरह से हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अपना अपना मत है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इस तरह से हम करें तो वो ज्यादा फायदा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सिर से उत्पन्न हो रहा है, हेड से हो रहा है, वहां पे कोई मेडिसिन डाले तो पूरा बॉडी का नरिशमेंट होगा क्या? तो होता है, नस से देने से होता है, फायदा होता है। मतलब वो पूरा एचपीओ जो है ना, हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस जो है, पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, वहां पे नस से देने से फायदा होता है। हर का जो मत है उसको हमें ट्रीटमेंट के रूप में अप्लाई करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर कृतवीर मुनि बोल रहे हैं कि बुद्धि और मन का स्थान हृदय है, उसकी उत्पत्ति पहले हो रही है, तो चिकित्सा में कुछ वैद्य हैं वो मन की पहले चिकित्सा करते हैं, बुद्धि की पहले चिकित्सा करते हैं और बाद में दूसरी चिकित्सा करते हैं। और कोई बोलते हैं हाथ पैर, तो कुछ लोग अभ्यंग करते हैं। मैं अलग अलग ये ऐसे करके ट्रीटमेंट का प्लानिंग हो सकता है कि हम इसका अप्लाई करें हर चीज को। बहुत अच्छा पढ़ा वीना मैम, ये पूरा कंप्लीट करिए। सर चरक में भी तो एक ऐसी वो हुई ना, संभाषा हुई है। हम भाषा हुई है, हाँ, शारीर स्थान में तो है। कुमार सिरा ने सिर से बोला, बडिस ने हाथ पैर से बोला, ऐसी अलग अलग मत हैं उसमें भी। हाँ हाँ, वही जैसे चीज यहाँ पे है, वही चीज डाला हुआ है यहाँ पे। नहीं सर, उस उसमें अलग हैं, ऋषि अलग हैं। उसमें कुमार सिरा वो सिर की उत्पत्ति पहले बताते हैं, बडिश हैं वो हाथ पैर की बताते हैं। दोनों का अलग है सर। जी, तो सोचिए उस जमाने में कितना रिसर्च होता था, कितना कॉन्फ्रेंस होता था, सब पढ़ पढ़ के आते थे। सुबह संगीता पठन में भी सर वो वही चैप्टर था उधर 11वीं में जो सिद्धि स्थान में चरक में है, उसमें एक मीटिंग हुई है, उसमें मदन फल और जो उसका धीमूत तक का बताया है, वो हाँ उसी का चैप्टर था, वो अष्टांग संग्रह में जो आप अर्थ बताया था पहले का। हाँ हाँ उसमें अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग बताया, किसी ने बताया जीमूतक को, किसी ने धामनागर को, किसी ने मदन हाँ, फल, उन्होंने वहां आत्रे पर भी संभाषा हुई है, बराबर आपने कहा, चरक संहिता में भी है। हाँ, 11वें अध्याय में वो सिद्धि स्थान में। बाद में फिर मदन फल को श्रेष्ठ बताया गया है, ऐसे संभाषा हुई है। हाँ, चलिए वीना मैम आप ये पढ़िए। सुबुद्धि सुबुद्धि गौतम कहते हैं कि मध्य शरीर प्रथम उत्पन्न होता है क्योंकि सब गात्रों की उत्पत्ति का संबंध उसी से है। श्री भगवान धन्वंतरी का कहना है कि ऊपर का मत ठीक नहीं है क्योंकि एक समवाय छेदक से अंग और प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं। गर्भ छोटा होने से जैसे बांस का अंकुर या आम्र के फल की किस प्रकार वृद्धि होती है उसका पता नहीं लगता, वैसे ही गर्भ की वृद्धि का पता नहीं चलता। जैसे आम का फल पकने पर उसमें केशर, मांस, अस्थि, मज्जा ये सब कुछ काल के बाद अलग अलग दिखते हैं, किंतु ये ही भाग नए आम्र फलों में छोटे होने से नहीं मिलते। केशर, गुठली इनको काल ही व्यक्त करता है। इसी प्रकार बांस के अंकुरों की वृद्धि जाननी चाहिए। गर्भ छोटा होने से अंग प्रत्यंग रहने पर भी छोटे होने के कारण उनका साक्षात्कार नहीं होता है, उनका साक्षात्कार समय से ही होता है। विमर्श में कहा है कि शरीर के सब अंग महत्व रखते हैं, इसलिए उनकी उत्पत्ति एक समवाय छेदक से ही होती है। आकृति छोटी होने से उसका ज्ञान होना कठिन है। हाँ, इन्होंने जैसे बोला है ना कि सूक्ष्म रूप से रहता है लेकिन टाइम आने पे व्यक्त होता है, वैसे ही वीना मैडम है हमारी, पहले हिंदी बोलने में घबराती थी, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से पिछले जन्म का संस्कार है कि हिंदी पढ़ी है मैम, और अभी व्यक्त हो गया, कितना बढ़िया पढ़ दी पूरा, और अच्छे से, इतना अच्छे से हिंदी बताती हैं। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू मैम। सूक्ष्म रूप से था आपके शरीर आत्मा में ये सब हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका टीका पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैम आप पढ़ेंगी? हाँ, पढ़ती हूँ। मैं अर्थ बताऊंगा। निराहारस्यापि गर्भस्य वर्तते हेतुम एक मिनट निर्दिशन्। मैडम रुकिए, एक मिनट, ये मैं बराबर लाया हूं ना, एक बार देखने दीजिए। अच्छा,
31 और 32 का, हाँ, 2 श्लोक है गद्य में बड़े बड़े, उनका ठीक है। हाँ, पढ़िए मैम। निराहारस्यापि गर्भस्य वर्तते हेतुं निर्दिशं नाह मातुरित्यादि मातुः गर्भिण्याः रसवहायां नाड्यां गर्भनाभिनाडीया प्रतिबद्धा सा अस्य गर्भस्य मातृभुक्तम् आहार रसवीर्य अभिवहति प्रापयति इति अच्छा, अर्थः। अच्छा। अन्व अंग प्रत्यंग प्रव्यक्ति भावे गर्भनाभिनाडी मातुः आहार रस वीर्यम अभिवहति अंग प्रत्यंग प्रव्यक्ति भावात् तु आगे हाँ हाँ, रुके। पूर्वकथ गर्भपुष्टिः स्यादित्याह अंशजातांग प्रत्यंग विभागम इत्यादि अनिषेकात् प्रभृति इति समन्ततो भावेन निषेचेन हाँ, निषेचेनम् अनिषेको योनौ शुक्रस्य निषेचेन तत्प्रभृति निषेचन नहीं है वहीं पे निपेचन निपेचन नहीं होता, निषेचन है। वो शब्द का अर्थ समझिए, निषेचन। हाँ हाँ शुक्र का निषेचन निषेचन होने से योनि में कैसे हाँ गर्भाधान हो रहा है ये बता रहे हैं। हाँ तत्प्रभृति गर्भधानम मर्यादि कृत्यर्थः धमनीनाम् उपस्नेहो जीवयति यथा पूर्णस्सर सलिलोपस्नेहः चत्वरे जाततरुकदम्बक जीवयति तद्वत् प्राणधारणं करोति इत्यर्थः। तथा च भोजः गर्भो ऋणाद्विस्रोतांसि रसरक्तवाहिनी वै रक्तज जरायु भवति, ऐसे रक्तात् जरायु भवति। नाड़ी चैव हाँ, रसात्मिका सा नाड़ी गर्भमाप्नोति तया गर्भस्य वर्तनम् यद्यात् अश्नाति मातस्य। अश्नाति मातास्य भोजनं हि चतुर्विधम् तस्माद् अन्नाद् असीभूत वीर्यत्रेधा प्रवर्तते भागः शरीरं पुष्णाति स्तन्यं भागेन वर्धते गर्भः पुष्यति भागेन वर्धते च यथा क्रमम् गर्भकुल्येव केदारं नाड़ी प्रीणाति तर्पिता इति। हाँ, आप अर्थ बताएंगी? नहीं सर। या कोई और बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसमें ऐसा डल्हनाचार्य जी ने टीका लिखी है ऊपर के 2 श्लोक पढ़ के। उनके दिमाग, वो भी इंटेलिजेंट है, जो टीका कर रहे हैं तो वो तो डबल इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा मेहनत किया है कि सुश्रुत पे हमें टीका लिखनी है, तो वो हर बात को अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि निराहारस्यापि गर्भस्य, मतलब बच्चा गर्भ जो है वो तो कुछ खा नहीं रहा है, तो उसका वर्तन कैसे होता है, उसका पोषण कैसे होता है, ये निर्देश किया गया है। मातुर इत्यादि, ये श्लोक का शुरुआत कैसे हुआ है तो आप लोग देखिए, मातुस्तु खलु रसवहायम, 31 का पहला शुरुआत कैसे है, मातुस्तु। तो यहाँ पे मातु ये है, उससे ये अर्थ ये है कि गर्भ का पोषण कैसे होता है, गर्भ वृद्धि कैसे होता है, ये निर्देश किया गया है। मातु गर्भिण्या रसवहायाम नाड़याम, माता जो है वो गर्भिणी रूप में है, और रसवाही नाड़ियां जो है, गर्भ नाभि नाड़िया प्रतिबद्धा, गर्भ का नाभि नाड़ी जो है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बंधा हुआ रहता है। सास्य गर्भस्य मातृभुक्त आहार रस वीर्य, जो गर्भ को वो पोषण कैसे कर रहा है, तो माता ने जो भुक्त आहार रस, माता ने जो आहार रस, खाना खाने में जो आहार रस बन रहा है, वीर्य अभिवहति प्राप्त्यर्थ अर्थ, वह वीर्य से और वह आहार रस जाके गर्भ का पोषण कर रहा है, ये प्राप्त होता है, ये अर्थ है। नन वंग प्रत्यंग प्रव्यक्ते व्यक्ति भावे गर्भ नाभि नाड़ी, वहां पे अंग प्रत्यंग का अच्छे से अभी प्रकटीकरण नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन गर्भ नाभि नाड़ी पहले बन जाती है।
गर्भ नाभि नाड़ी मातुराहार रसम वीरम अबवहति। तो सभी अंग प्रत्यंग को प्रव्यक्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए माता का आहार रस से और उसके वीर्य से जो अभिवहन हो रहा है, वो एक वहां पे सर्कुलेशन हो रहा है। और ये कोई बाहर से कोई डॉक्टर ने या किसी इंजीनियर ने नहीं किया है सर्कुलेशन, ये नेचर से होता है, अपने आप प्रकृति रूप से होता है। हर माता के शरीर में गर्भनाभि नाड़ी बनती है जो बच्चे का पोषण करती है। हर इंसान को भोजन चाहिए, तभी वो जीवित रहता है। तो माता का शरीर इस तरह से बनाया है प्रकृति ने कि वहां से गर्भनाभि नाड़ी बनती है और बच्चे का पोषण करती है। अंग ऊपर लिखा है अंग प्रत्यंग नहीं हुआ है, ना हुआ है। यहाँ पे गर्भनाभि नाड़ी से माता का आहार रस से जब वो जाता है अभिवहती, तब अंग प्रत्यंग प्रव्यक्ति भावतु, फिर वो प्रविव्यक्त होने लगता है, मतलब हाथ पैर उठने लगते हैं। पूर्व कथक गर्भ पुष्टि, ये पूछ रहे हैं कि फिर नाभि नाड़ी होने के पहले गर्भ की पुष्टि कैसे होती है। स्यादित्याह असंजाता अंग प्रत्यंग विभागम इत्यादि। असंजाता अंग प्रत्यंग विभाग से ये बताया कि गर्भ की नाड़ी कैसे होती है। उसका उत्तर दे रहे हैं, अनिषेकात प्रवृत्ति यति या इति या समन्ततो भावेन निषेचन मान निषेको योनो शुक्र से निषेचन तद्वृत्ति गर्भाधानम मर्यादित कृत्यर्थ। मतलब शुरुआत में क्या होता है कि शुक्र जाता है, पुरुष के शरीर से शुक्र जाता है, योनि भाग में आर्तव है, ओवा के साथ संयोग होता है, तब गर्भाधान होता है। और वहां पे ये दो प्रक्रिया होती है, निषेचन और अनिषेकन। निषेक और अनिषेक, मतलब एक तरफ से जा रहे अंदर, ऊपर शुक्र जा रहे और अंदर से खींच रहे वो, मतलब शुक्र को लेके, और उनका यूनियन हो रहा है और जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है। ये गर्भधान का मर्यादा इस तरह से बता दी है। धमनी नाम उपस्नेहो जीवयति यथा। तो धमनियां जो रहती है वहां पे एंडोमेट्रियम लेयर में, वहां पे उपस्नेह न्याय से जीवन प्राप्त होता है। पूर्ण तरह सलिलोप स्नेह, वहां पे जो सलिल है, मतलब एंडोमेट्रियम में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रसवह नाड़ियां हैं या रक्तवह नाड़ियां हैं, जो मतलब आर्टरीज और वेन्स है, उससे स्नेह होने से चत्वरे चतुर्दंबक जीवेति। मतलब फिर वह जब तक नाभि नाड़ी नहीं बन रही है तब तक उपस्नेह न्याय से वह बढ़ने लगता है। तद्वत प्राण धारणम करोति इत्यर्थ, तब उससे प्राण की धारणा होती है, उसका प्राण धारण क्रिया ये काम होता है। तथा च भोज, भोज तंत्र में क्या बोला है, गर्भ रुणद्धि स्त्रोतांसी रस रक्त वाहिनी वही। गर्भ को रस रक्त वाहिनियां जो रहती हैं, स्त्रोतस रहते हैं, उनसे पोषण होता है। रक्ता जरायुर्भवती, रक्त से ही जरायु बनता है। जरायु मतलब प्लासेंटा बनता है। नाभि चैव रसात्मिका, वहां पे नाड़ी जो रहती है वो रसात्मिका, रस को वहां पे लेके जा रही है, रस धातु को लेके जा रही है, और पूरा वो डेवलप कर रही है, प्लासेंटा को कर रही है, नाभि नाड़ी को कर रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कर रही है, पोषण कर रही है, सब ऐसा होता है। सर नाड़ी गर्भम मापनोति तया गर्भस्य वर्तनम, जब ये नाभि नाड़ी है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड कितना बड़ा होता है, ये गर्भ को वर्तनम मतलब बढ़ा रहा है, गर्भ को बढ़ा रहे। यद स्नाति माता से भोजनम ही चतुर्विधम, माता जो है वो 4 तरह का आहार कर रही है। कुछ लेह होता है, कोई मतलब कोई अवलेह के रूप में होता है, कोई पीने के रूप में होता है। 4 तरह के चतुर्विध भोजन बोला गया है। कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई ऐसे अवलेह के रूप में लेते हैं। ऐसे 4 तरह के जो भक्ष्य लेह, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है, उस तरह के आहार का सेवन माता जो करती है, उससे जो रस बनता है। तस्माद अन्नाद रसीभूत वीर्य त्रिधा प्रवर्तते, उस अन्न के रस से जो वीर्य बनता है वह उत्पन्न होता है। भागा शरीरम पुष्णाति, उससे एक भाग जो है वो बच्चे का शरीर, उससे एक भाग माता का शरीर को पोषण करता है। या फिर और दूसरा भाग, तीन तीन भाग हो रहे हैं। एक माता का शरीर का पोषण हो रहा है जो माता खाना खा रही है, दूसरा भाग शरीर बच्चे का शरीर का वृद्धि हो रहा है, और तीसरा स्तन्य भाग बन रहा है। गर्भ पुष्यति भागेन वर्धते च यथाक्रम, तीसरा भाग जो है गर्भ का पोषण कर रहा है। इस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, यथाक्रम से बढ़ रहा है। गर्भ कुल्य केदारम नाड़ी प्रीणाति तर्पिता इति, गर्भ जो है केदार कुल्य न्याय से, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि खेत को जब ये इरिगेशन करना है, पानी पटाना है, तो जब एक को डालेंगे एक जगह, एक नाली में जाएगा तो दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, अपने आप वो इरिगेशन होता है। उसी तरह से केदार कुल्यायन से वो धीरे 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 प्रीणन करता है और तर्पण करता है।
इस तरह से गर्भ तक वो जाता है। गर्भ नाभि नाड़ी बन गया तो फिर उससे डायरेक्ट जाने लगेगा और बच्चा भी बढ़ने लगता है फिर। जी, इस तरह से ये हो गया। आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना, सुनना अच्छा लग रहा है सबको। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। अभी हम आधा घंटा का ब्रेक लेते हैं, फिर हम 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। और ये शुद्ध शुद्ध का हम आगे का कल करेंगे 7:30 बजे। थैंक यू, प्रणाम।